नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा लेक्चर किस तरह से स्टार्ट होगा, आगे आने वाला लेक्चर भी। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। जो भी चीज़ हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे पहले, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं और पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस तरह से परिवर्तित होता है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। काफ़ी इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका उत्तर साथ साथ देते जाइएगा। हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, उसका उत्तर आप भी बताइएगा, हम भी उसका सोल्यूशन कर देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। याद कीजिए, जब हम लोग पदार्थ पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो वस्तु में क्या चीज होता है, दो चीज, एक तो होना चाहिए द्रव्यमान और दूसरा क्या होना चाहिए, आयतन। तो उसमें बताए थे कि जो भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पदार्थ के उदाहरण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में कौन सा पदार्थ का एक उदाहरण है। पहला है जल, दूसरा है विचार, तीसरा है ऊर्जा और चौथा है ध्वनि। तो इसमें पदार्थ का उदाहरण पूछ रहा है, तो पदार्थ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, जल पदार्थ का उदाहरण है। विचार बताए थे कि पदार्थ का उदाहरण नहीं होता है, ऊर्जा भी नहीं होता है और ना ही हमारे पास ध्वनि होता है। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो हमको ये नहीं बताना है कि पदार्थ कौन सा है, ये बताना है कि पदार्थ का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो हवा पदार्थ होता है, तो ये वाला भी पदार्थ होता है। जल भी पदार्थ है। सुख एक भावना है, बताए थे कि भावना, विचार, ये सब, गर्मी सर्दी, सब जो चीज होता है पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो सुख हमारा पदार्थ का उदाहरण नहीं है और लोहा पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुख, क्योंकि पूछ रहा है पदार्थ का उदाहरण नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, लेकिन हम क्वेश्चन किसका भी सॉल्व कर सकते हैं। आप रेलवे देखिए, रेलवे 2018 में आया हुआ है सवाल है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, पदार्थ के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको सही नहीं बताना है, पदार्थ की विशेषता पढ़े थे उसी में से आपको गलत कथन बताना है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। आप पढ़े थे कि पदार्थ का जो कण होता है वो स्थिर अवस्था में ना रहकर क्या चीज रहता है, निरंतर गतिशील अवस्था में रहता है। तो यही हमारा स्टेटमेंट पहला ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पदार्थ का कण बहुत छोटा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम इसको देख भी नहीं सकते हैं अपने आंखों से। तो ये वाला सही स्टेटमेंट है हमारा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी पढ़े हुए थे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है, अंतरानुक आकर्षण बल। तो ये भी सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उसको क्या कहते हैं, अंतरानुक आकर्षण स्थान, अंतरानुक स्थान कहा जाता है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा हमारा। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि गलत कथन कौन सा है, तो ए नंबर ही गलत कथन है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में। तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। आप लोग कहिए कि हम तो 5 पढ़े हैं, ठीक है 5 होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितना होता है, 3। वो भी 2 को बता देंगे हम। एक होता है प्लाज्मा अवस्था और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उसका हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कौन, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। चलिए पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में अगर हम लोग देखेंगे तो ठोस में जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। तो इसका चित्र बनाया जाए ऐसे, तो पूरा एकदम पास रहेंगे। ठोस में जो कण रहते हैं एक दूसरे के बहुत ही पास रहते हैं। तो इसमें आप बताइए, इसमें अंतरानुक स्थान अधिक होगा कि कम होगा। तो आप बोलिए कि इतना पास रहेगा तो इसमें जगह ही कहाँ रहेगा, तो अंतरानुक स्थान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसमें ये वाला कण है, ये वाला क्या है, हमारा कण है।
और ये कण एक दूसरे से बहुत पास पास है। तो अगर पूछा जाए ठोस में अंतरा अनुक स्थान अधिक होता है कि कम होता है, तो अंतरा अनुक स्थान क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। इसमें हो जाएगा क्या? सबसे अधिक। तो अंतरा सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक नहीं, सबसे क्या हो जाएगा? कम। तो इसमें अंतरा अनुक स्थान सबसे कम हो गया। और अब अंतरा अनुक आकर्षण बल, अंतरा अनुक अगर आकर्षण बल का बात किया जाए तो अंतरा अनुक आकर्षण बल इसमें क्या हो जाएगा? सबसे अधिक। इसमें हो जाएगा सबसे अधिक। देखिए बल जितना ज्यादा रहेगा, अगर बल जितना अधिक रहेगा, देखिए इसमें बल बहुत ज्यादा है, बल ज्यादा रहेगा तो कण एक दूसरे के पास पास रहेंगे, और वही अगर बल कम है तो कण एक दूसरे से दूर दूर रहेगा। तो ठोस में कण एक दूसरे के बहुत पास पास रहता है, इसीलिए में अंतरानुक स्थान क्या हो गया? सबसे कम। इसमें बीच में स्थान बहुत कम रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। अंतरानुक आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो द्रव में कैसा होता है? तो द्रव कि अगर देखा जाए तो द्रव में थोड़ा सा ये दूर दूर रहेगा, ये जो कौन है इसका थोड़ा सा दूर दूर रहता है। तो इसमें जो अंतरानुक स्थान है वो बहुत ही ज्यादा नहीं ज्यादा होता है ना कम होता है। इसमें अंतरानुक स्थान अगर देखिएगा तो ठोस से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठोस में बहुत कम कम स्थान है बीच में, इसमें थोड़ा उससे ज्यादा होगा, लेकिन गैस से क्या हो जाएगा? कम। तो अंतरानुक स्थान इसमें ठोस से क्या है? ज्यादा। तो ठोस से ज्यादा है। और इसमें देखिए अंतरानुक आकर्षण बल इसमें सबसे अधिक है, तो बहुत पास पास है। इसमें थोड़ा सा कमजोर हुआ तो दूर दूर हो गया, इसमें सबसे कमजोर हो जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे कमजोर हो जाएगा। सबसे कमजोर मतलब कि इसमें आकर्षण बल सबसे कमजोर, तो पार्टिकल बहुत दूर दूर ऐसा ही देखते रहते हैं कि हवा इधर उधर ऐसा ही घूमते रहता है। तो इसमें जो आकर्षण बल है सबसे कम हो जाएगा, और पार्टिकल इसीलिए अंतरानुक स्थान इसमें ज्यादा हो जाता है। पार्टिकल्स कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो ठोस है, द्रव और गैस है, इसमें अंतर बताइएगा अंतरानुक स्थान किसमें सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक गैस में होगा, बहुत दूर दूर रहता है पार्टिकल एक दूसरे से कण, और ठोस में बहुत पास पास रहता है, तो अंतरानुक स्थान इसमें है ही नहीं। इसमें बहुत पास पास बांध के रखा हुआ है, तो अंतरानुक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ठोस के एग्जाम्पल, और ठोस, द्रव और गैस के एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद उसके गुण के बारे में देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के गुण के बारे में। गुण का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, किसमें किस तरह का गुण पाया जाता है ये वाला देखते हैं। सबसे पहले आकार के बारे में। तो आकार में हमको बताना है कि निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा। अनिश्चित जैसे कि ये वाला एक ठोस है, और ठोस है तो इसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। तो ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित। निश्चित मतलब कि एक आकार कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। वही द्रव का देखिएगा तो द्रव का आकार कैसा हो जाएगा? अनिश्चित। तो ये है कि अनिश्चित कैसे? जैसे पानी के देख लीजिए, पानी के अगर आप गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, पानी को अगर आप लोटा में रखेंगे तो लोटा के आकार का हो जाएगा। पानी जब मतलब नदी में रहता है तो नदी के आकार का हो, तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। बर्तन बदल लीजिएगा आकार बदल जाएगा। और गैस का क्या ही करिएगा, ये तो अनिश्चित ही हो जाएगा। तो गैस का आकार भी क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग आयतन के बारे में। आयतन मतलब होता है वो जितना भी जगह छेकता है उसे कथी कहते हैं हम लोग? आयतन। तो आयतन, ठोस के आयतन भी क्या होता है? निश्चित। इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। आप कहिए कैसे? इसका आकार तो अनिश्चित है, तो हमको लग रहा है कि इसका आयतन भी क्या होना चाहिए? अनिश्चित होना चाहिए। लेकिन देखिए आयतन का मतलब हुआ वो जितना जगह घेरा हुआ है उसको कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप दूध लेके आए 1 लीटर, आप घरे रख दिए तो 2 लीटर थोड़े ना हो जाएगा, जितना रहेगा। अब आप पॉकेट में दूध लेके आते हैं, उसको अगर हम रख देंगे क्या चीज में? बर्तन में रख के उबालने के लिए रख देंगे, तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा? नहीं, कितना रहेगा? 1 लीटर ही। यानी कि उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो द्रव का आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित।
और गैस के आयतन अनिश्चित होता है, तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित। गैस के एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या, हवा के बारे में, हवा इसका एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद अंतराणु का स्थान, ये अभी बताए हैं कि अंतराणु का स्थान सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। यानी कि जो गैस के कण है एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहता है, बीच में जगह बहुत ज्यादा रहेगा, और ठोस में सबसे कम रहता है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एक दूसरे से पास पास में रहते हैं कण। तो इसमें सबसे कम इसमें थोड़ा अधिक हो जाएगा, ठोस से अधिक लिख सकते हैं, थोड़ा अधिक नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ठोस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अधिक लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ठोस से अधिक, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठोस से अधिक। ये हो जाएगा हमारा क्या, ठोस से अधिक। इसमें अंतराणु का स्थान सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, गैस में। आप समझ सकते हैं कि गैस एकदम उड़ते रहता है इधर उधर, उसके बीच में कोई स्थान बहुत ज्यादा रहता है। आकर्षण बल सबसे कम होता है गैस में। देखते हैं कौन बहता है ज्यादा, सबसे ज्यादा बहाव किसमें होगा, गैस में, उससे कम द्रव में। और ठोस पता है ये कहाँ बह रहा है, छोड़ दिए, पानी अगर यहाँ पे लेके छोड़ देंगे बस बहने लगेगा। हवा तो देखिए हमेशा बह ही रहा है। तो अंतराणु आकर्षण बल किसमें ज्यादा होता है, बहने नहीं देता है, किसमें हो जाएगा, ठोस में। इसमें सबसे अधिक हो जाएगा। इसमें द्रव में इससे कम होगा, तो लिख देंगे ठोस से कम। और इसमें सबसे कम होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, तो सबसे क्या हो जाएगा, कम। कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है सबसे कम होता है। उसका तो घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व क्या होता है, जैसे आप दो गो चीज के एग्जांपल लीजिएगा, लोहा ले लीजिए, 1 kg आप लोहा लीजिए और उतना ही सोयाबीन ले लीजिए, आप देखिए बहुत ज़्यादा सोयाबीन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लोहा थोड़ा सा ही, मतलब कि आयतन के बात कर रहे हैं, आयतन सोयाबीन बहुत ज़्यादा स्थान घेरेगा और लोहा 1 kg लोहा ही थोड़ा कम स्थान घेरता है। घनत्व का मतलब होता है घन, जौन जितना घन रहेगा और घनत्व उतने ज़्यादा रहेगा। तो इसमें पार्टिकल जो कण है बहुत पास पास है ठोस में, तो इसीलिए घनत्व सबसे अधिक होता है। और इसका घनत्व ठोस से कम हो जाएगा, यही सेम चीज, और इसका सबसे कम हो जाएगा। घनत्व सबसे कम किसका होता है, तो गैस का, सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोस का। बहाव किसमें बढ़ता है, किसमें सबसे अधिक होता है, सब कोई जानता है कि बहाव सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में। यानी कि हवा में द्रव भी बहता है लेकिन ठोस नहीं बहता है, तो इसमें बहाव पाया जाता है, तो इसमें लिख देंगे हाँ। इसमें होता है, सॉरी इसमें होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा नहीं, द्रव में हो जाएगा हाँ, इसमें होता है, और इसमें भी होता है हाँ। अगर पूछे सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा, गैस में, और द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम होता है। संपीड्यता मतलब होता है किसको हम दबा के उसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो ठोस के आप लोहा दे दीजिएंगे तो उसका आकार चेंज कर सकते हैं उसको दाब लगा के, तो नहीं, जनरली नहीं होता है। तो संपीड्यता इसमें नहीं पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि संपीड्यता नहीं पाया जाता, इसको कहते हैं असंपीड्य। संपीड्य मतलब इसको दबा के उसका आकार हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे कि लोहा है, उसको लेके हाथ में कितना भी उस पर दबाव लगा लीजिए लेकिन उसका आकार चेंज नहीं होगा, तो असंपीड्य हो गया। यह थोड़ा संपीड्य होता है, और यह अधिक संपीड्य होता है। अधिक संपीड्य मतलब कि गैस को बहुत ज्यादा संपीड्य किया जा सकता है, यानी कि उसका आकार चेंज किया जा सकता है। सॉरी, आकार नहीं कह सकते हैं, इसको आयतन कह सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तापमान अगर बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। देखिए पहला बात है तापमान बढ़ाने पर, अब देखते हैं पानी को गर्म करते हैं तो अब भाप बन के उड़ने लगता है, तो उसके पास पानी पहले कहाँ रखा हुआ था, बर्तन में रखा हुआ था, अब उसको जब गर्म कर रहे हैं तो उड़ के कहाँ चला जा रहा है, ऊपर उड़ने लगा, यानी कि उसके पास गति करने की क्षमता आ गया। तो अगर पूछा जाए उसमें पानी में ज़्यादा गति करने की क्षमता था कि वाष्प में, तो वाष्प में हो जाएगा। तो पानी की गतिज ऊर्जा कम था, जब उसको गर्म कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया।
यानी कि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों का गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि ठोस को द्रव में बदलेंगे, द्रव को गैस में बदलेंगे, गैस को द्रव में। तो इसका हम एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल से बता रहे हैं। ठोस बर्फ देखे होइएगा, बर्फ क्या होता है, ठोस। उसके बाद द्रव का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जल, और गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसी को हम लोग भाप कहते हैं। भाप चाहे वाष्प कह सकते हैं, वाष्प लिख दे रहे हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, भाप। तो सिंपल सा एक बात बताइए कि अगर आप ठोस बर्फ को गर्म करिएगा, बर्फ जब पिघलता है तो क्या बन जाता है, द्रव। तो आप सिंपल जब ठोस के गर्म करेंगे, आपको याद रखना है ना, ठोस सवाल आपसे नहीं पूछेगा कि बर्फ के गर्म करेंगे, लेकिन आप याद ऐसे कर सकते हैं, बर्फ ठोस जब भी कहे तो आप दिमाग में सोचिए कि आप बर्फ, अगर द्रव कहे तो जल, और गैस कहे तो भाप। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप बर्फ, जल और भाप को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ठोस, द्रव, गैस जल्दी नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। तो सिंपल सा एग्जांपल है ठोस, इसको जब गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। जब देखिए, जब बर्फ को हम सिंपल क्या करेंगे, बर्फ को अगर बहुत ज़्यादा ठंडा बर्फ रहता है उसको निकाल के बाहर खाली रख दीजिए फ्रिज में से, वो अपने ठंडा हो क्या बन जाएगा, पानी। उसके बाद जब द्रव को गर्म करते हैं, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। उसी तरह किसी भी द्रव को अगर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। इसका और भी एग्जांपल देख सकते हैं, कोई भी द्रव के अगर लेके आप गर्म करिएगा तो भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, द्रव को अगर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस। अब इसका उल्टा देखते हैं कि अगर गैस के हम लोग क्या कर सकते हैं, ठंडा, अगर गैस हो जाएगा क्या, ठंडा, तो क्या बन जाएगा, पानी। ये कैसे आप समझिएगा, जैसे देखिए, आप अगर खाना बन रहा होता है उसमें पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं क्या हम लोग, ढक्कन। जब पानी गर्म होता है तो भाप बन के जाता है कहाँ पे, ऊपर। आ जब मतलब कि अति से टकराता है, क्या चीज़ बोलते हैं उसको, ढक्कन से, तो वहाँ पे वो फिर ठंडा हो जाता है। तो जब भी वाष्प जो है वो ठंडा हो क्या बनाएगा, जल। ये एग्जांपल एक और देख सकते हैं, हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है उसमें जलवाष्प रहता है। तो ठंडा के सीजन में देखिएगा कि आप घर के अंदर भी कुछ रखे हुए हैं, तो क्योंकि उस समय तापमान बहुत कम रहता है, तो हवा में जितना भी जल के वाष्प है वो सारा ठंडा हो के आपका मतलब कि देखिएगा कहीं कहीं मतलब गिलास पे, कहीं पे चाहे ओस भी बन जाता है, तो सारा चीज़। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं कि वाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल, और जब जल को ठंडा करिएगा तो क्या बन जाएगा, ये तो सब लोगों को पता होगा कि अगर आप जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ। तो ये उम्मीद है कि वाला बात समझ में आ गया होगा कि आप इसको गर्म, ठोस को गर्म करने पर क्या होता है, गैस को गर्म करने पर क्या होता है, वाष्प को, गैस को ठंडा करेंगे तो जल बदल जाएगा। ये डायग्राम एक बार बना लीजिए, आसानी से आप समझिएगा, बिल्कुल ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से जो द्रव बनता है, तो ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठोस से द्रव, और द्रव से क्या हो जाएगा, गैस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठोस से अगर हम गर्म करेंगे, ठोस को गर्म कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा, द्रव। इसका एग्जांपल लिखे थे बर्फ, और ये वाला क्या हो गया, जल, और गैस क्या हो जाएगा, वाष्प। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो बर्फ अगर आप कहीं लेते हैं, बर्फ, और ओकरा जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जल। एकरा कथी कहते हैं कि बर्फ पिघल गया, पर पिघल गया, तो इसीलिए इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, पिघलना। तो एकदम इजी है। ठोस बर्फ जब हम लेते हैं और कहते हैं कि पिघल गए, पूरा पानी बन गया, तो यानी कि बर्फ, जल और वाष्प वाला एग्जांपल बहुत इजी है समझने के लिए। बर्फ जब पिघलेगा तो क्या बनाएगा, जल। जब गर्म करेंगे, द्रव गैस में, तो जब द्रव, जैसे जल को गर्म करते हैं, हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो उस समय गर्म करते ही हैं, तो जब किसको गर्म करेंगे, द्रव को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वो गैस बन जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जल से वाष्प बना है तो इसीलिए क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इसको क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। तो द्रव से अगर आपका क्या बन जा रहा है, वाष्प, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण। अब देखिए, वाष्प जब ठंडा होता है
तो ये क्या बनाता है? जल। इस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। गैस को जब ठंडा करेंगे तो बन जाएगा जल, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। और उसके बाद जब द्रव को आप ठंडा करिएगा, द्रव जब ठंडा होता है तो जैसे पानी के फ्रिज में रख दीजिएगा, पानी को जब फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है? वो जम जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम लोग जमना। अब देखिए, अब तो ये तो हुआ ठोस से द्रव में, आई हो गया ठोस से द्रव से गैस में। एक होता है ठोस से सीधे बदल जाएगा बिना द्रव में बदल जाएगा किस में? आपका गैस में। तो वो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, ठोस से गैस में बदल जाएगा और गैस से किस में? द्रव में। तो ठोस से जब गैस में बदल जाएगा तो इसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो कपूर को जब गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? बिना पानी, देखिएगा जब मतलब कि पूजा वूजा करते हैं तो उस समय कपूर लेते हैं, कपूर की जब गर्म किया जाता है तो सीधे द्रव नहीं रहता, सीधे हवा बन जाता है, हवा में बन के उड़ जाता है। तो ठोस को गर्म करेंगे सीधे वो किस में बदल जाए? गैस में, द्रव में ना बदले, तो उसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। और वे जब गैस के अगर ठंडा करिएगा वो ठोस में सीधे बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? निक्षेपण। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निक्षेपण। इस डायग्राम को आप किसी तरह से, एक डायग्राम ये हो गया और एक डायग्राम ये वाला हो गया, आप इसको आसानी से कॉपी में बना लीजिए और एक दो बार रिवाइज करिएगा, आपको सारा चीज ये वाला समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एक होता है तापमान। तापमान में जैसे क्वथनांक हो गया, द्रवनांक हो गया, हिमांक हो गया, इस तरह का कुछ होता है। तो ई वाला देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, पदार्थ के अवस्था हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हैं कि गर्म करेंगे ठंडा करेंगे तो क्या होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल बताए हैं कि आप ठोस अगर जब भी कहें तो आप क्या समझेंगे? बोलिए क्या समझिएगा? बर्फ। इसको क्या समझिएगा? बर्फ। और जब आपको द्रव कहेगा तब क्या समझेंगे? इसको समझिएगा जल। और आपको जब भी कहे गैस तो इसको आप लोग क्या समझेंगे? वाष्प। चाहे भाप कह सकते हैं, भाप समझने के लिए, अपने समझने के लिए बहुत इजी है। इसको क्या कह सकते हैं? भाप। तो ठोस, द्रव और क्या हो गया? गैस। अब हम लोग पढ़े कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि तापमान भी तो होता होगा। जल का क्वथनांक कितना होता है? सब किसी को पता होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। उसका हम लोग पढ़ते हैं कि हिमांक बिंदु कितना होता है। तो कितना होता है? कितना पे जम जाता है? तो कितना पे जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो वही देख लेते हैं। देखिए, तो ठोस को जब आप क्या करिएगा? गर्म करिएगा तो ये किस चीज में बदल जाएगा? आपका द्रव में। तो उस तापमान को, जिस तापमान पे गर्म करेंगे अब किस में बदल जाएगा? द्रव में। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? द्रवनांक। क्या कहते हैं? द्रवनांक। और द्रव को अगर आप गर्म करिएगा तो वो किस चीज में बदल जाएगा? गैस में। तो उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक। उस तापमान को क्या कहते हैं? दोनों का डेफिनेशन हम अभी लिखवा देते हैं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आगे क्लास में भी जाइएगा तो द्रवनांक और क्वथनांक आपसे पूछेगा हमेशा। और एक तो चलिए इसमें हम लोग डेफिनेशन ही लिख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग किसका लिख लेंगे? क्वथनांक का। क्वथनांक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो वह तापमान, क्वथनांक क्या है? तापमान है। वह तापमान जिस पर किसी द्रव को गर्म करने पर वह किस में बदल जाएगा? द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। तो गैस में बदल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। उसे क्वथनांक कहा जाता है। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो एग्जांपल में जैसे आप लिख सकते हैं,
जल का क्वथनांक, मतलब जल को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे कि वह वाष्प में बदल जाएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात तो सब किसी को पता होगा। अब दूसरा चीज हम लोग लिख लेते हैं किसका, द्रव्यनांक का भी लिख लेते हैं। तो द्रव्यनांक का भी देखिए, द्रव्यनांक का भी डेफिनेशन लिख दिया जाएगा। अभी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको, क्वथनांक का कर लीजिए, उसके बाद द्रव्यनांक का भी कर लीजिए, दोनों कर लीजिए क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर है द्रव्यनांक। तो द्रव्यनांक क्या है, वह तापमान जिस पर किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है। द्रव में बदल जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको, द्रव्यनांक। द्रव में बदल जाता है, उसे द्रव्यनांक कहा जाता है। तो द्रव्यनांक किसका होगा, तो ये हमेशा किसका होगा, ठोस का होगा। आप समझ रहे हैं क्यों ठोस का होगा, क्योंकि ठोस को गर्म करने पर किस चीज में बदल जाता है, द्रव में। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यनांक। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं क्या, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे बर्फ। बर्फ ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठोस है। तो बर्फ का द्रव्यनांक कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ आता है तो उसके बाद वो किस चीज में बदल जाएगा, आपका द्रव में। तो समझ गए आप इतना। अब इसके आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग को बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का दाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद पदार्थ का जो 2 अवस्था नाम बताया है शुरुआत में, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि इसके बाद वाला लेक्चर अंतिम लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग इसमें का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, कल भी करेंगे। डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए करेंगे कि हमें समझ में आए, हमें याद भी रहता है। क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको याद रहता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।